गुड मॉर्निंग मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं पूजा महाविद्यालय की ओर से ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि ऑफलाइन क्लासों में मैंने आपको अलंकारों के बारे में बता दिया था, अब उसी पढ़ाई की अगली कड़ी में आगे के बिंदु पर अपन चर्चा करेंगे। आगे का जो अध्ययन बिंदु होगा वो होगा शब्द शक्ति। और मैंने बोर्ड पे जैसा लिख रखा है कि ये जो क्लास है BA तृतीय वर्ष की है और विषय हिंदी साहित्य है और ये ऑनलाइन क्लास की अपनी प्रथम क्लास होगी। ठीक है दोस्तों, आज अध्ययन करते हैं अपन शब्द शक्ति। पहली बात तो ये देखते हैं कि शब्द शक्ति कहते किसे हैं। जिस प्रकार से मनुष्य, चाहे मनुष्य है वो, चाहे सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, सभी में अपनी अपनी क्या पावर होती है, शक्ति होती है। उसी प्रकार से मनुष्य में उसकी सब शक्ति क्या होती है, उसकी आत्मिक पावर। वैसे ही शब्द में भी उसकी पावर होती है, उसकी शक्ति होती है। शब्द शक्ति, अगर इन शब्दों पर चर्चा करें तो सामने आता है कि शब्द में निहित जो उसका अर्थ प्रकट करने का काम है या व्यापार है, उसे क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा होगी शब्द में निहित या समाहित, शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द इसको और अगर संक्षिप्त या छोटे रूप में समझाने का प्रयास करूं तो इसका मतलब ये हो गया, शब्द में जो समाया हुआ जो अर्थ है, उस अर्थ को प्रकट करने के कार्य को या काम को या व्यापार को ही क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब बात करें शब्दों की, तो शब्द के 3 प्रकार होते हैं। शब्द शक्ति को समझने से पहले शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। शब्दों के अर्थ समझना में आवश्यक है। देखा आपने, शब्द शक्ति को समझने से पहले शब्द के अर्थ को समझना बहुत जरूरी है, तभी अपन शब्द शक्ति को अच्छे से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए 3 अर्थ कौन कौन से होते हैं शब्द के। एक होता है अभिध्यार्थ, दूसरा होता है लक्ष्यार्थ और तीसरा होता है व्यंग्यार्थ। अगर मैं इनको सही तरीके से एक्सप्लेन करूं तो अभिधा प्लस अर्थ, लक्षणा प्लस अर्थ और व्यंग्य प्लस अर्थ, ये इसका संधि करके मैंने आपको बता दिया। अब अभिधा किसे कहते हैं, जो पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए, वह शब्द या वह कविता जिसको पढ़ते ही सरलता से अर्थ समझ में आ जाए। ठीक है, लक्ष्य अर्थ क्या होता है कि ऐसा अर्थ जो लक्षण के आधार पर ग्रहण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, लक्ष्य अर्थ कहते हैं। और व्यंग्य अर्थ उस अर्थ को कहते हैं जहाँ पर मुख्य अर्थ बाधित होगा, लक्ष्य अर्थ भी बाधित होगा,
लेकिन कल्पना या सूझ के आधार पर जहाँ पर अर्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ पर व्यंग्य अर्थ होता है। इन्हीं अर्थों के आधार पर शब्द शक्ति के 3 भेद कर दिए गए हैं। ये 3 अर्थ है। इन्हीं अर्थों के आधार पर प्रत्येक शब्द के 3 अर्थ होते हैं। अभिधा, कौन सा अर्थ होता है अभिधा? जो शब्द को पढ़ते ही क्या अर्थ समझ में आ जाए। दूसरा लक्ष्य, लक्ष्य अर्थ होता है। तो लक्ष्य अर्थ या लक्षण अर्थ वो होता है जब शब्द का मुख्य अर्थ बाधित हो और लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। तीसरा जो अर्थ होता है वो व्यंग्य अर्थ होता है। व्यंग्य अर्थ वह अर्थ होता है जहाँ पर अर्थ सूझ और कल्पना के आधार पर ग्रहण किया जाएगा। ठीक है, ये 3 अर्थ थे। इन्हीं 3 अर्थों के आधार पर शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। देखो कौन कौन से? एक अभिधा, शब्द शक्ति, दूसरी लक्षणा, शब्द शक्ति, और तीसरी व्यंजना, शब्द शक्ति। ठीक है, इस प्रकार से मैंने 3 अर्थ बताए शब्द के। उन 3 अर्थों के आधार पर ही शब्द शक्ति के भी 3 भेद हो जाते हैं। जिसमें जैसे अर्थ की प्रधानता होगी उसी प्रकार से उसमें शब्द शक्ति का प्रकार होगा। अगर मुख्य अर्थ है शब्द में पढ़ते ही वो अर्थ समझ में आ रहा है सरलता से तो अभिधा हो जाएगी। जहाँ पर मुख्य अर्थ बाधित होता है, जहाँ पर शब्द या कविता का अर्थ बाधित होता है मुख्य अर्थ और लक्षण के आधार पर ग्रहण किया जाता है तो वो लक्षणा हो जाती है। जहाँ पर दोनों ही मुख्य अर्थ लक्षण अर्थ बाधित हो और व्यंग्य के आधार पर या कल्पना या सूझ के आधार पर जहाँ पर अर्थ ग्रहण किया जाता है वो कौन सी हो जाती है? व्यंजना शब्द शक्ति हो जाती है। ठीक है, अब तीनों शब्द शक्तियों के भेदों पर विस्तार से अपन एक एक करके क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है मित्रों, इसको मैं मिटा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने उतार लिया होगा। नहीं उतारा तो एक बार उतार लीजिए। देखिए मित्रों, शब्द शक्ति के 3 भेद पर मैं आ गया था। एक एक भेद पर अपन अब व्यापकता से या विस्तार पूर्वक क्या करेंगे?
अध्ययन करेंगे या चर्चा करेंगे। पहला मैंने बताया था कौन सा शब्द शक्ति का भेद, अभिधा। अभिधा का मतलब ही होता है जहाँ पर शब्द को पढ़ते ही या कविता को पढ़ते ही उसका अर्थ समझ में आ जाए, अर्थात गद्य हो या पद्य हो, जहाँ पर शब्दों को पढ़ते ही सरलता से उसका मुख्य अर्थ जैसा अर्थ है वैसा अर्थ समझ में आ जाए। तो इसकी परिभाषा, जहाँ ये परिभाषा दोस्तों मैंने आपके सामने लिख दी है बोर्ड पे कि जो मुख्य अर्थ है वो पढ़ते ही सरलता से समझ में आ जाए, चाहे वो गद्य हो, चाहे पद्य हो या कोई शब्द हो, वहाँ पर अभिधा है। यानी मुख्य अर्थ को समझने में किसी प्रकार के कोई बाधा नहीं आती या बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, हम देखते हैं एक एक करके एग्जाम्पल पे देखते हैं। जैसे राधा राजस्थान में रहती है। एक वाक्य लिखा है मैंने, पहला क्या लिखा है मैंने, राधा राजस्थान में रहती है। अब यहाँ पे राधा है, राधा एक महिला भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। तो ये इसका मुख्य अर्थ, इस शब्द का मुख्य अर्थ या तो लड़की या महिला है, वो उसी के अर्थ में आया है। राधा महिला या लड़की के लिए है, राजस्थान स्थान के लिए आया है जो इसका मुख्य अर्थ है। तो ये सारे शब्द जो भी है या पूरा वाक्य है, इसका जैसा अर्थ है वैसा ही मुख्य अर्थ प्रकट कर रहा है। इस वजह से क्या हो जाएगा, इसमें शब्द शक्ति कौन सी हो जाएगी, अभिधा हो जाएगी। आगे देखिए, गधा मैदान में घास चर रहा है। ठीक है, दूसरा वाक्य लिखा मैंने, गधा मैदान में घास चर रहा है। अब इसमें ये जो गधा है वो गधा जानवर के लिए आया है। गधे का मतलब क्या होता है, उसका मुख्य अर्थ होता है जानवर एक प्राणी है। ठीक है, तो प्राणी के लिए है, जानवर के लिए है गधा, इसका मुख्य अर्थ भी वही है। मैदान स्थान के लिए, तो स्थान के लिए है। घास आप जानते हो खाद्य पदार्थ होता है जानवरों का, तो वो खाद्य पदार्थ के लिए है। तो जो शब्द में जिसका मुख्य अर्थ है वो मुख्य अर्थ उसी के लिए आ रहा है, वो शब्द मुख्य अर्थ के लिए आ रहा है। इसकी वजह से इसमें कौन सा हो जाएगा, अभिधा हो जाएगा। अगर बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, इसमें
ठीक है, ये देखो, मल्लिका पुष्प श्वेत वर्ण का होता है। मल्लिका पुष्प या फूल के लिए है, मल्लिका पुष्प फूल के लिए है, इसका मुख्य अर्थ भी फूल ही होता है। जबकि मल्लिका किसी लड़के के लिए आता है तो फिर वो अलग हो जाता है, उसका अर्थ फिर अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर फूल के लिए है कि मल्लिका पुष्प फूल के लिए है, जो इसका मुख्य अर्थ है। श्वेत यानी सफ़ेद, वर्ण यानी रंग का होता है। तो जो शब्द जिसका मुख्य अर्थ है उसी मुख्य अर्थ में यहाँ पर आए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभिधा का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे, जैसे अशोक, जयपुर जाता है। ठीक है, ये अशोक जयपुर जाता है। अशोक लड़का है, जो मुख्य अर्थ है इसका, जयपुर स्थान है उसका मुख्य अर्थ है। जैसा अर्थ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये शब्द आ रहे हैं, अन्य अर्थ प्रकट नहीं कर रहे, इस कारण से ये क्या हो जाएगा, अभिधा हो जाएगा। अब इसमें एक बात और आपको नोट करनी है, ये बात नोट करनी है कि जो पहली से लेकर के कक्षा केजी से लेकर के जो प्रारंभिक स्तर की कक्षाएं होती है 8वीं तक की, उनमें जो कविताएं होती है वो अधिकांशतः अभिधा में लिखी जाती है, क्योंकि बच्चों के पास, छोटे बच्चों के पास इतनी बुद्धि लब्धि नहीं होती कि वो लक्षणार्थ और व्यंग्य अर्थ को वो सीख सके या ग्रहण कर सके। इसीलिए सीधी शब्दों में या सीधे या सरल शब्दों में ये कविताएं लिखी जाती है। कौन से में, अभिधा शब्दों में या अभिधा में कविताएं की जाती है। इसका मतलब है छोटे बच्चों की क्लासों में या छोटे बच्चों के जो किताबें होती हैं उनमें जो कविताएं होती है वो अभिधा में लिखी जाती है। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये छोटी कविता है ताकि बच्चे के आराम से, सरलता से उसका मुख्य अर्थ समझ में आ सके। ठीक है, नोट करके एक बात और लिख लेना, नोट, यमक अलंकार में सदैव, यमक अलंकार में सदैव कौन सा, अभिधा शब्द शक्ति होती है। ठीक है बेटा, ध्यान रख लेना। अब यमक के जितने भी हैं, जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, तो मुख्य अर्थ आपको समझ में आ रहा है, एक सजना किसके लिए आ रहा है, प्रीतम के लिए आ रहा है, दूसरा सजना किसके लिए आ रहा है, काय के लिए, श्रृंगार के लिए। तो बोले और कनक कनक ते सोगुने मादकता अधिकाय, दो यहाँ पर इसमें भी यमक अलंकार है, कनक कनक 2 बार आए, एक धतुर के लिए, एक काय के लिए, सोने के लिए, स्वर्ण के लिए। ठीक है, इसी प्रकार यमक के जितने भी है ना, इस धरा का इस धरा पर धरा रह जाएगा। तो ये धरा 3 बार आ गया, अलग अलग अर्थ में आ रहा है। धरा यानी शेष रहना, धरा यानी धरती, ऐसे। तो जहाँ पर नोट कर लेना, जहाँ पर भी यमक अलंकार का उदाहरण हो कविता में और वह पूछा जाए कि उसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी, कौन सा टाइप होगा, तो उसमें कौन सा हो जाएगा, अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी। ठीक है, उतार लो इसको बेटा।
अब बात करते हैं शब्द शक्ति के अगले प्रकार पर, जिसका नाम क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, तो दूसरा होता है अगर इसकी चर्चा करें तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, जहाँ पर मुख्य अर्थ बाधित होगा, यानी उसका जो मेन अर्थ है शब्द का वो तो छिपा होगा और लक्षण के आधार पर ग्रहण किया जाएगा अर्थ। ठीक है, तो परिभाषा लिख लीजिए अब, जहाँ मुख्यार्थ छोटी सी परिभाषा है, ज़्यादा नहीं। मुख्य अर्थ छिपा होगा, लक्षण के आधार पर अर्थ निकाला जाएगा या लिया जाएगा, कविता हो या गद्य हो या पद्य हो। ठीक है ना, अब देखते हैं, जैसे मैं बोलूं रामू तो गधा है, पहला एग्जाम्पल लिखा मैंने। या ठीक है, रामू किसी व्यक्ति विशेष के लिए आया है, सो आया है। रामू तो यहाँ तक ठीक है, गधा है। अब रामू अगर व्यक्ति है तो वो गधा नहीं हो सकता, और गधा है तो वो व्यक्ति नहीं हो सकता। यहाँ पर दिक्कत हो गई, क्योंकि रामू एक लड़का है या व्यक्ति है, उसको क्या बनाया जा रहा है, गधा बनाया जा रहा है। यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। ये जो शब्द है, ये शब्द अपने मुख्य अर्थ में नहीं है, इसका मुख्य अर्थ छिपा है। मुख्य अर्थ तो गधा तो जानवर होता है, अगर ये गधा जानवर के लिए आता तो फिर क्या हो जाता, अभिधा हो जाता। लेकिन गधा जानवर के लिए नहीं आया है, ये गधा जानवर के लिए नहीं आया है, ये व्यक्ति के लिए है। ठीक है, तो गधा व्यक्ति को, रामू को गधा बना दिया गया है, तो रामू गधा तो हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो रामू है ना, रामू गधे की तरह क्या है, मूर्ख है। तो इसके जो लक्षण है ना, गधे के लक्षण, वो किसको आरोपित कर दिए गए हैं, रामू। तो समझ में आ गया होगा, मैंने ये समझाया कि इसमें रामू तो गधा है। ठीक है, रामू मुख्य अर्थ व्यक्ति के लिए, लड़के के लिए है, लेकिन गधा अपने मुख्य अर्थ में नहीं है। गधा का मुख्य अर्थ होता है जानवर, वो जानवर के लिए नहीं है। यहाँ पर किसके लिए आया है, ये मूर्ख के लिए है। जिस प्रकार से गधे को मूर्ख समझा जाता है, वैसे ही रामू के लक्षण भी किसकी तरह है, गधे की तरह मूर्खता वाले हैं। ठीक है, इसी प्रकार से उसका मन पाषाण का है। ठीक है, देखो उसका मन पाषाण का है। मैंने बोला उसका मन, यहाँ तक तो ठीक है। मन यानी हृदय या चित्त, पाषाण पत्थर का। मन पत्थर का कैसे हो सकता है? मन तो मांसल भाग होता है, रक्त से, मज्जा से आदि से बना होता है। तो यहाँ पर पत्थर बना दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर ये पाषाण है ना, पाषाण का मतलब मुख्य अर्थ पत्थर होता है, लेकिन यहाँ पर मुख्य अर्थ छिपा है। और कौन सा अर्थ इंगित हो रहा है? यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि पत्थर की तरह कठोर। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो उसका मन, किसी व्यक्ति का मन पत्थर तो हो नहीं सकता, ठीक है, लेकिन व्यक्ति का मन पत्थर जिस प्रकार से कठोर होता है, उसी प्रकार से उसका मन क्या है, कठोर है। ये पाषाण कठोरता के लिए है, ठीक है ना। ये किसके लिए आया? मूर्खता के लिए। छिपा हुआ अर्थ ये मूर्खता और ये कठोरता, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे समझेंगे, इसका जो अर्थ निकलेगा
मुख्य अर्थ से तो आप इसको समझ नहीं सकते, ठीक है, लेकिन लक्षण अर्थ से आप इसको समझ सकते हैं कि उसका मन, किसी कोई व्यक्ति है जिसका मन क्या है, पाषाण की तरह। पाषाण का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से कठोर होता है पत्थर, उसी प्रकार से उसका मन क्या है, कठोर है, ठीक है ना। राधा तो मेरी गाय है। देखिए, राधा तो निरी गाय है। राधा, अब राधा लड़की है या कोई महिला है, निरी गाय है, राधा गाय कैसे हो सकती है? लेकिन राधा गाय तो नहीं है। जिस प्रकार से गाय सीधी सादी होती है, वैसे ही सीधे साधे लक्षण किसको आरोपित कर दिए गए? राधा को। तो गाय के लक्षण राधा में, पत्थर के लक्षण किसमें? मन में, और गधे की मूर्खता के लक्षण किसमें? रामू में। तो लक्षण की प्रधानता से अपना अर्थ ग्रहण कर रहे, इस कारण से कौन सा हो जाएगा ये शब्द शक्ति का रूप लक्षणा शब्द शक्ति का हो जाएगा, ठीक है। जैसे पंजाब शेर है, पंजाब स्थान है, वो शेर नहीं हो सकता, शेर नहीं हो सकता, क्योंकि शेर का मतलब होता है वीर, साहसी, पराक्रमी। तो वैसे ही यहाँ पर पंजाब के लोगों को, पंजाब के लोगों में लक्षण दिए जा रहे हैं कि जिस प्रकार से शेर के लक्षण क्या होते हैं, वीर और साहसी होते हैं, वैसे ही पंजाबी क्या होते हैं, शेर की तरह साहसी होते हैं, ठीक है। और देखिए, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के शेर है। ऊपर वाले वाक्य की तरह ही है। महाराणा प्रताप व्यक्ति है तो वो शेर तो नहीं हो सकते, लेकिन शेर की तरह वीरता के उसमें क्या है, लक्षण है। ये मैंने आपको लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरणों पर विस्तार से चर्चा की है, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूँ। देखिए, देखो दोस्तों, बात करते हैं अब काय पे, लक्षणा के भेद। लक्षणा के मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक तो रूढ़ा लक्षणा, एक प्रयोजना लक्षणा। ठीक है, अब एक एक करके इन पर अपन अध्ययन करेंगे। रूढ़ा लक्षणा, इसको समझो। प्रयोजना लक्षणा, रूढ़ का मतलब होता है जब कोई बात, कथन, कोई शब्द अपनी परंपरा में निश्चित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, रूढ़। इसलिए तो कहते हैं रूढ़िवादी परंपराएं। तो रूढ़ा का मतलब क्या हो जाता है, जब कोई बात, कथन या कोई वाक्य अपनी परंपरा में फिक्स हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं, उनको रूढ़ कहा जाता है। तो रूढ़ से बना है। अब परिभाषा क्या कैसे बनेगी कि रूढ़ा लक्षणा की? रूढ़ा का मतलब क्या है, जहाँ पर परंपरा, वो परंपराएं किससे बनी है, परंपराओं से क्या स्थिर हुआ है अपने साहित्य में? परंपराओं से एक तो लोकोक्ति और एक मुहावरे। ये बात आपको ध्यान रखना है, तो ठीक है। अब परिभाषा क्या कहती है, जहाँ पर रूढ़ा यानी परंपरा के आधार पर लक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है, जहाँ रूढ़ी यानी परंपरा के आधार
लक्षण जहां पर रूढ़ि परंपरा के आधार पर लक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है। ठीक है, ये याद रख लेना। साहित्य में रूढ़ि और परंपराएं वो हो गई है जो लोकोक्तियां और मुहावरे हैं। ठीक है, ये नोट करके लिख लेना, ध्यान रख लेना आप लोग कि जहां जहां पर भी लोकोक्तियों की मुहावरों की बात होगी तो वो कौन सी हो जाएगी, रूढ़ा लक्षणा हो जाएगी। जैसे उदाहरण देख लीजिए आप लोग, दीवारों के कान होते हैं। ठीक है, ये दीवारों के कान होना मुहावरा है ही अपने आप में। ठीक है, हवा से बातें करना, से बातें करना, ये भी अपने आप में मुहावरा है। ठीक है, ओके। और इसके अलावा कमरा हंस रहा है, रहा है, ये भी जब भी कोई कमरे से आवाज़ आ रही होती है, कमरा थोड़ी हंसता है, कमरे में बैठे हुए लोग हंसते हैं। हवा से बातें करना, हवा से बातें करने का मतलब यहाँ पर हवा कोई बोलती थोड़ी ना है। हवा की लक्षण बता दिए बोलते हुए, हवा बोलती थोड़ी ना है, लेकिन हवा की तरह तेज गति से भागना। दीवारों के कान होना, दीवारों के कान हो ही नहीं सकते, दीवार कान सुन ही नहीं सकती, लेकिन दीवारों के पीछे जो व्यक्ति है वो सुनते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको लक्षण दिया जा रहा है। किसके आधार पर, रूढ़ि के आधार पर, परंपराओं के आधार पर। इसके अलावा जोधपुर आ गया, आ गया। जब भी अपन किसी स्थान पर जाते हैं, उतरते हैं स्टेशन पर, तो क्या बोलते हैं, भाई जोधपुर आ गया। अरे जोधपुर थोड़ी आया है, जोधपुर तो वहीं पे था। आया है तो कौन आया है, यात्री आया है। लेकिन फिर भी अपन क्या बोल देते हैं, रूढ़ि बन गई है, परंपरा बन गई है कि जोधपुर आ गया, कालवाड़ आ गया, जयपुर आ गया। वो तो वहीं पे रहते हैं, लेकिन एक रूढ़ि परंपरा बन गई है, लोकोक्ति हो जाती है। इसलिए इन सभी में कौन सा हो गया। और देखो, जैसे दाल चुग रहा हूँ। अब आप कोई भी पूछता है कि क्या कर रहे हो, बोले दाल चुग रहा हूँ। अरे दाल थोड़ी चुगते हैं अपन, उसमें से दाल में से कंकर चुगते हैं, लेकिन ये परंपरा हो गई है। ठीक है, जब भी कोई लड़का लड़की या व्यक्ति या कोई महिला गेहूँ लेकर के पिसवाने के लिए जाती है, तो उससे पूछा जाता है तो बोले कहाँ जा रहे हो, कि बोले आटा पिसवाने जा रहे हो। तो आटा थोड़ी पिसवाते, गेहूँ पिसवाते। तो ये परंपराएं हो गई है जो लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। इस कारण से कौन सा हो जाता है, रूढ़ा लक्षणा होती है। दोस्तों, आज के लिए इस क्लास में इतना ही, बाकी का अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।